नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज से देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि देश में अभी लॉकडाउन जारी रहेगा। हाँ, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इतनी छूट जरूर दी है कि वो अपने हिसाब से जोन डिसाइड करें और अपने हिसाब से नियमों में छूट या ढील दे सकते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ तस्वीरें लगातार परेशान कर रही हैं। आज गाजियाबाद से आई कुछ तस्वीरों ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया, जहां प्रवासी मजदूरों की पुलिस के साथ झड़प होती हुई दिखाई दी। बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए नजर आए। तो ये समस्या अभी भी एक तरीके से विकराल रूप धारण करके खड़ी हुई है। तो एक तरफ जहां लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ गया है, दूसरा ये भी है कि आज जो कोरोना के नंबर आए हैं वो अब तक के सबसे ज्यादा बड़े नंबर है, जहां पर आंकड़ा 5000 के पार जा चुका है। बस इतनी राहत कह लीजिए कि ठीक होने वालों की संख्या, उनका प्रतिशत भी बढ़ रहा है। तो ये जो सारी चीजें, जिस तरीके से हम कोरोना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके बीच में क्या हम चीज़ों को उनके सही पर्सपेक्टिव में देख पा रहे हैं? मजदूरों की समस्या है, लोगों की समस्या है, कामकाज की समस्या है, इकोनॉमी की समस्या है, बढ़ते नंबर्स की समस्या है। तो इन सब से कैसे निजात मिलेगी, कैसे दिखेगा आगे का रास्ता, इसी पर आज होगी खास चर्चा। और जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, साथ में सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूँगा कि अब हम लॉकडाउन के चौथे चरण में पहुंच चुके हैं। हमने एक बड़ा इकोनॉमिक पैकेज भी देख लिया है, तो अर्थव्यवस्था के लिए इंतजाम किए जा चुके हैं। अब लॉकडाउन में अलग अलग तरह की ढील भी दी है, राज्यों को ज़्यादा अधिकार देने की बात सामने आ गई है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो ये एक चरण और आगे बढ़ा। लेकिन जो प्रवासी मजदूरों की समस्या है सर, वो अभी भी एक तरीके से लगता है कि जस की तस खड़ी हुई है। उसी तरीके की तस्वीरें एक दो दिन के अंतराल पर घूमती फिरती सामने आ जाती हैं और ये तस्वीरें वाकई में विचलित करती हैं। तो क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने में अब तक हम कामयाब नहीं हो पाए हैं? विपिन जी, पहले इस बात को समझना होगा, जो प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें हैं सबको दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, हमारे आंसू निकाल देती हैं। इस बात में कोई दो राह नहीं है कि जब भी हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर कोई गर्मी में दोपहरी में बिना चप्पल के चल रहा होता है, बहुत पीड़ा देती हैं वो तस्वीरें। लेकिन ये तस्वीरें देखने वाले दो लोग हैं। एक वो लोग हैं जो लोग उनके बीच में जा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी खुद गया हूँ उन प्रवासी मजदूरों को समझाने के लिए। मैं अलग अलग रेलवे स्टेशन पे गया हूँ, मैं नेशनल हाईवे पे गया हूँ। मैंने उन्हें बोला है, आप मत जाइए जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, आप मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने आपके लिए 20-20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, आपको 2-2 महीने के लिए मुफ्त में राशन मिलेगा, रोजगार, सारी कंपनियां, सारी फैक्ट्रियां खुलने वाली है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक वो लोग हैं जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं कि जो उनके बीच में जा रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो है वो सट्टेबाज हैं। वो घर पे बैठ के जैसे क्रिकेट का मैच देखते हैं, इस तरीके से प्रवासी मजदूर देखते हैं और उसके बाद ट्वीट करते हैं, उसके बाद कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको उकसाते हैं और उनको कहते हैं कि इन्हें साधन दीजिए इनके घर तक जाने के लिए। एक बार भी अगर वो सट्टे बात ये बात बोल दें कि आप वहीं रहिए, अरे आपकी सेवा करने के लिए हम तैयार हैं, सरकार तैयार है या नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत इशू हो सकता है, क्योंकि उनको राजनीति करनी है, वो ये बात बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत तौर पे भी ये बोले कि मेरा कार्यकर्ता आप लोगों को सारी सुविधाएं देगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके जाने से जहां से निकलेंगे वहां बीमारी फैलने का खतरा है, अगर वो लोग सट्टेबाज थोड़ा भी सुधर जाए तो ये लोग आपको सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। एक पीड़ा जरूर है सबको कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं, उस पीड़ा के चलते वो वहां जाना चाहते हैं। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर हम सबको उन्हें समझाना है कि रोजगार के साधन जहां उपलब्ध है, जहां पर तो राजीव जी ये सट्टेबाज कौन है, किन की तरफ है आपका इशारा? पैकेज दिया गया है
मैं सट्टेबाज उन्हें कह रहा हूं जिन्होंने सिर्फ ट्वीट करा या स्टेटमेंट जारी करी, एक बार भी किसी सड़क पर नजर नहीं आए। मात्र 10 मिनट के लिए सड़क पर तब नजर आए जब उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया। राहुल गांधी जी निकले, आज देखा आपने प्रियंका गांधी जी ने सट्टा खेला, मेरे को 1000 बसों की परमिशन दीजिए योगी आदित्यनाथ जी से। जब उनको परमिशन दी गई उसके बाद जवाब नहीं आ रहा है उनका, क्योंकि वो घर पे बैठे बैठे खेल खेल रहे हैं। वो मजदूरों को देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कहां मेरी राजनीति चमक सकती है, कहां पे मजदूरों को बरगला सकता हूं। बताइए, अब तक 50 दिनों के अंदर एक भी कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक पार्टी का सड़क पे उतरा? आज तक किसी ने राशन बांटा? आज तक किसी ने उनको मजदूरों को समझाने की कोशिश करी कि वहां जहां आप जा रहे हैं वहां पर आपको पूछेंगे नहीं? कितनी सारी तस्वीरें ऐसी आई जब लोग अपने गांव की तरफ बढ़े तो उनके गांव के अंदर उनको जाने नहीं दिया। अरे उनकी पीड़ा को समझिए। ये घर पे बैठ के सट्टा खेल के अपनी राजनीति मत चलाइए। ये देश का मजदूर आपको गाली निकालेगा। आज तो आप अपनी राजनीति चला सकते हैं 10-15 मिनट के लिए, आज तो आपका ट्वीट कामयाब हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब जवाब मांगा जाएगा तो जवाब आप लोगों के पास नहीं होगा। मैं आज भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ रहा था कि प्रियंका गांधी जी ने जो आग्रह किया उसका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया उत्तर प्रदेश के कि मैडम लाइए बसें, लाइए दीजिए। अरे अपने राज्यों की तो दीजिए, कम से कम राजस्थान में तो दीजिए, पंजाब में तो दीजिए। पंजाब का किसान, पंजाब का मजदूर पैदल हरियाणा में घुस रहा है, हरियाणा की सरकार उनको शेल्टर दे रही है, पंजाब सरकार के पास जी लगता है अब चरण सिंह सापरा से जवाब लेना ही होगा। बंद होनी चाहिए। सापरा साहब, नहीं देखिए भाई साहब, जैसे मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे आशा है कि मुझे भी कोई इंटरप्ट नहीं किया। आपको कोई इंटरप्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपका ऑडियो इंटरप्ट हो गया है। क्या सापरा साहब का ऑडियो हमें बेहतर मिल पाएगा? नहीं तो मुझे ऑडियो मेरा फोन से ले लीजिए, नहीं तो नहीं आप बोलिए, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन अगर बिगड़ता है तो फिर फोन पे लूंगा आपको। देखिए ऐसा है कि लॉकडाउन 4 लेकिन मजदूरों में अभी भी है हाहाकार। विषय ये है, और फिर इतनी लंबी बातें अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने की है, हम इनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गरीबों को मदद की उम्मीद उस पार्टी से जनता लगा रही है जिस पार्टी ने ट्रंप की विजिट में गरीबी छुपाने के लिए दीवार खड़ी कर दी थी। ये लोग गरीबों की मदद करेंगे? ये की सरकार है। मैं इसमें लेन देन में नहीं जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि है इसलिए मुझे ये सब बातें बोलनी पड़ी। देखिए सरकार का फेलियर कहां, लगता है सापरा साहब का ऑडियो फिलहाल हम तक नहीं आ रहा है। चलिए तो मैं जी नहीं थोड़ा ऑडियो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हम आपकी बात पूरी तरह सुन नहीं पाएंगे। राजीव रंजन साहब के पास जाते हैं। राजीव रंजन साहब, ये एक तरफ है कि मजदूरों की संख्या है, एक तरफ है कि उस पर राजनीति हो रही है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। अब इसके बीच की लाइन हम कहां, क्योंकि देखिए उन दोनों ही चीजों में क्या हम उनका पूरा ध्यान रख पा रहे हैं? एक सरकार से ये सवाल है। दूसरी तरफ जो सवाल उठा रहे हैं, क्या वो खुद भी उस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? तो ये बीच का जो दुराहापन है, इसको कैसे समझे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है विपिन जी कि आज दुनिया ने जो हालात देखे हैं, ये 100 वर्षों के बाद एक अप्रत्याशित स्थिति है और कई संपन्न, शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्रों ने घुटने टेक दिए, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। और वैसे में हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए, पूरा देश खड़ा दिखा, दुनिया ने इस मॉडल की तारीफ की। कई तरह की कठिनाइयां हैं, इसलिए कि इस देश में प्रवासियों की संख्या कई देशों के कुल आबादी से ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर यह प्रबंधन इतना सहज और आसान नहीं था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सड़कों पर जो कुछ दिख रहा है, जो लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन अनेक राज्यों में लोग आए हैं, क्वारंटाइन में हैं, और उनके पुनर्वास और उनके रोजगार की दिशा में संबद्ध सरकारें भी कोशिश कर रही हैं। और हमारी सरकार ने भी निश्चित तौर पर शुरू में ही ये कहा था कि अफरा तफरी में कुछ लोग आ जाएंगे, ये समाधान नहीं है। व्यवस्थित प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नीतीश कुमार जी ने गाइडलाइंस में बदलाव की बात की, और हम आभारी हैं, उनको प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारा। और उसका स्पेशल ट्रेन की बात हम लोगों ने की। ये 2 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद भी ये इतनी बड़ी संख्या है, और केवल बिहार उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, इस देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, और कई विरोधाभासी आंकड़े हैं, लेकिन इतनी बात है कि ये संख्या करोड़ों में है।
हम लोगों ने व्यवस्थित प्रबंधन के साथ उनके अकाउंट में पैसे भिजवाए, एक उनका डेटाबेस तैयार हुआ और उसके आधार पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रेलवे से भी कहा है कि अनिश्चितता का वातावरण अगर मजदूरों के अंदर है कि वो सही में जा पा रहे हैं या नहीं, इसको खत्म करने का एक तरीका ये भी है कि हम तकनीक का इस्तेमाल करें और उन्हें ये बताएं कि किस दिन किस समय उनकी ट्रेन आने वाली है। तो ये एक वातावरण बनेगा, बसों से भी हम लोग ला रहे हैं। अब ऐसे में विपक्ष के कुछ नेताओं के जो मानदंड है वो भी देखने वाली बात है। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो या कांग्रेस की समर्थित सरकारें हैं, आप राजस्थान और महाराष्ट्र की बात आप करें तो आप देख लीजिए वहां राहुल गांधी क्या कहते हैं और उन सरकारों ने प्रवासियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, छात्रों के साथ कैसा व्यवहार किया। जिस तरह से औरंगाबाद की घटना है या कोटा में छात्रों को जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मेस से लेकर के तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के राजस्थान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। अब कुछ राज्य ऐसे भी हैं, हम आभारी हैं हरियाणा के, उन्होंने संघीय ढांचे का मर्म समझा और जो आज पत्र बिहार को उन्होंने कल लिखा है वो निश्चित तौर पर वो अभिनंदन के पात्र हैं कि संघीय ढांचे को अगर हम समझ पाए तो केवल प्रवासी शब्द का मतलब ये नहीं है कि जिस राज्य में वो रह रहे हैं वहाँ उन्होंने वहाँ की तस्वीर बदलने की ईमानदार कोशिश की, मुश्किल वक्त में उन राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर लिए। आज हमारे देश से जो लोग दूसरे मुल्कों में गए वहां उन्होंने वहां की तकदीर भी बदली और खुद की भी हालत सुधार ली। ठीक है आप सर, देख ले गुयाना से लेके मॉरिशस, सूरीनाम, इन तमाम देशों में हमारे प्रवासी आज वहां के मालिक बन बैठे हैं, लेकिन हमारे मजदूर जिस राज्य में हैं वो आज भी प्रवासी हैं। ये कहीं ना कहीं तो आप कह रहे हैं कि सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन यही सवाल रहेगा कि फिर हम उस समस्या का हल क्यों नहीं निकाल पा रहे। सापरा साहब का ऑडियो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब ठीक हो गया होगा। सापरा साहब, देखिए, मैं वही कह रहा था कि हमें ब्लेम गेम के अंदर नहीं जाना चाहिए मजदूरों के मामले में। ये मजदूर भारतीय है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि गरीबों की मदद की उम्मीद हम उनसे रख रहे हैं जिन्होंने ट्रंप की विजिट में गरीबी छुपाने के लिए दीवार खड़ी कर दी थी। 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राची से कहा कि 2022 में हमारा मानव अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। अरे यहां हमारा मजदूर अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। 54 दिन हो गए हैं। नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी अगर बना लेते जब लॉकडाउन था तो नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी के तहत एक फ्रेमवर्क बन जाता और उस फ्रेमवर्क में राज्यों को पता होता कि उन्होंने इन मजदूरों को कहां तक छोड़ना है, आगे के राज्य कहां से लेंगे, कितनी ट्रेनें जाएंगी, कौन इसको संचालित करेगा, ये सारा फ्रेमवर्क बनना चाहिए था। 54 दिन में केंद्र की सरकार ये फ्रेमवर्क नहीं बना पाई, इसलिए मजदूर हमारा दर दर पर भटक रहा है और रस्तों पर हमको ऐसे दृश्य देख रहे हैं कि जो शर्मनाक है। हमारी जिंदगी में और आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब नहीं दे पाएंगे, ऐसे ऐसे दृश्य हम देख रहे हैं। मैं आज की तारीख में ये तो जरूर कहूंगा कि केंद्र सरकार की ये विफलता है, लेकिन हम अभी इसको सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास सब राज्य कर रहे हैं। बहुत सी जगह में ऐसी कठिनाइयां आती हैं जो रेड टेपिज्म जिसको मैं कहूंगा कि यहां से क्लियरेंस दूसरे राज्य से मांगा गया और दूसरे राज्य ने दिया नहीं, उसमें देरी हो रही है। अब देखिए, आज कर्नाटका ने, मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया, येडियुरप्पा जी ने, कि हम 31 मई तक हमारी राज्य की सारी रोड की सीमाओं को सील कर देंगे जी। अब जब रोड की सीमाओं को सील करेंगे तो महाराष्ट्र से सापरा साहब, अब जो उत्तर प्रदेश की बात आ रही है, अच्छा ठीक है, जी मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन आपने देखिए एक तरफ कहा कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं, दूसरी तरफ जहां आपकी सरकार है, जहां आपका दायित्व बनता है, आप कह रहे हैं कि वहां रेड टेपिज्म में मामला फंस जाता है। अब उत्तर प्रदेश वाला मामला तो सीधा है, जहां उन्होंने कहा है बता दीजिए 1000 बसेज और उनके ड्राइवर और हम लेकर आते हैं। बिल्कुल, प्रियंका जी ने उत्तर देता। देखिए, प्रियंका जी ने ये 16 तारीख को चिट्ठी लिखी कि इतना मजदूर गाजियाबाद पर और हर यूपी के बॉर्डर पर मथुरा के पास आकर के खड़ा है, कांग्रेस पार्टी के पास बसें उपलब्ध है, हम बसें देते हैं, आप इनको अपने अपने घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करिए। 18 तारीख यानी आज 3 बजे तक कोई उत्तर प्रदेश सरकार का कोई जवाब नहीं आया। हमारे लोग नेता जब उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को मिलने गए तो वो अपने कमरे से निकल के बाहर चले गए और आज 3 बजे उनका पत्र आया है कि आप हमको डिटेल दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपका प्रपोजल स्वीकारा है। अभी 10 मिनट पहले की आपको खबर दे
पार्टी वहां की इतनी सशक्त है कि उन्होंने पिछले 52-54 दिनों में 60 लाख लोगों को सूखा राशन भी दिया, उनको हेल्पलाइन भी दिया, सारी मदद सुविधा कराई। सूरत से, मुंबई से जो ट्रेनों में उत्तर भारतीय जाने थे उनके पैसे भी हमने भरे, ट्रेनें यहां से गई। ये 54 दिन से डे नाइट। ठीक है सर, तो आपने अपने हिस्से का काम किया। अब राजीव जेटली से जवाब लेना बनता है, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं काफी देर से। जेटली साहब, मैं विपिन जी आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैंने जब अपनी पूरी बात रखी थी तो बीच में एक शब्द रखा था कि ये लोग बरगला रहे हैं। मैं बरगलाने की बात कैसे बता रहा हूं आपको। एक जिले के डीसी से मेरी बात होती है जहां पर 300 लोगों के लिए बसें उपलब्ध करवाई गई उत्तराखंड सरकार के द्वारा। जहां पर बसों के लिए 300 लोग पहुंचे, उसके बाद एक कांग्रेसी नेता ने सोशल मीडिया पे मैसेज डाला कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फला जगह पे पहुंचे क्योंकि वहां पर बसें उपलब्ध है। और वहां पर 4,500 आदमी इकट्ठा हो गया और उसके बाद प्रशासन को बोला गया कि अब इनके खाने और रहने की व्यवस्था कीजिए। जो अपने घरों में रह रहे थे उनको सड़क पर लेकर के कौन आया? कांग्रेसी नेता लेकर के आए। मैं इसीलिए बता रहा था कि ये मजदूरों को बरगला रहे हैं। मेरे पास उसकी स्क्रीनशॉट है, अगर आप चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं उन चीजों के। तो ये घर में बैठ के सट्टा खेलने वाले लोग, ये गुनहगार हैं उन लोगों के। जो लोग नंगे पैर सड़कों पर चल रहे हैं, ये लोग गुनहगार हैं, ये गुनाह कर रहे हैं। ये गली गली, कूचे कूचे, शहर, जिलों में हर जगह लोगों को ये बता रहे हैं वहां ट्रेन जा रही है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 500 लोगों का तो 5,000 लोग पीछे पीछे भेज रहे हैं लोग। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, यही काम प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किया। आज प्रियंका गांधी वाड्रा को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इमीडिएटली रिस्पांस दिया कि आप लाइए बसें, कहां हैं आपकी बसें? आपकी राजस्थान की बसें तो निकालिए पहले बार, पंजाब की बसें तो निकालिए पहले बार, महाराष्ट्र के अंदर कोई एक बस बताइए जो बाहर गई हो किसी माइग्रेटेड वर्कर को लेने के लिए। सारी बसें, अरे एक फिल्म स्टार अपनी बसें दे सकता है, एक सरकार के पास बस नहीं है अपनी देने के लिए महाराष्ट्र के अंदर जो वहां के वर्कर को, वहां के माइग्रेटेड वर्कर को भेज सके वापस। तो ये सोचिए, बताइए ये लोग, ठीक है, आप दोनों की बात सुनिए। और भी मेहमान मैं अपने पत्रकार बंधुओं के पास जा रहा हूं, आप दोनों के पास आऊंगा, लौट के आऊंगा। आशुतोष जी, एक तरफ तो ये है कि हम देख रहे हैं मजदूरों की हालत क्या है, किस तरीके से रोज नए नए दृश्य आते हैं। दूसरी तरफ हम ऐसे विजुअल भी देखते हैं जो उन्होंने बताया कि वहां ट्रेन जा रही है और पर्चे बांटे जा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से आपको घर पहुंचाया जा रही है। तो क्या राजनीति इस समय की जा रही है इन सारी चीजों पर? मजदूरों का दर्द बिल्कुल है, अपनी जगह है, सबको उनके साथ संवेदना है, लेकिन इसको इस खींचतान से दूर रखना चाहिए। नहीं विपिन जी, मुझे तो बड़ी निराशा हुई मुझे आपके आज के इस डिबेट में लोगों की बातों को सुनकर, और निराशा इस बात को लेकर हुई कि अभी भी इस देश के अंदर गंदी राजनीति अपने विभत्स और विद्रूप स्वरूप में सामने दिखाई पड़ रही है। इससे ज्यादा गंदी राजनीति हो ही नहीं सकती है। 56 दिन हो गए हैं और 56 दिन के अंदर भी अगर इस देश की सरकारें, मैं किसी एक सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अगर इस देश की सरकारों का दिल नहीं पसीजता है और अगर वो इन प्रवासी मजदूरों के लिए इंतजाम नहीं कर सकते हैं तो इन सारी सरकारों को सामूहिक स्तर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सामूहिक स्तर पर मैं कह रहा हूं। मतलब आपका दिल, हमारा आपका खून खौल क्यों नहीं रहा है? हमारे आपके घर के बच्चे अगर कहीं पैदल चल रहे होते और जो हालत दिखाई पड़े, 56 दिन में हम समस्या का समाधान नहीं खोज पाए हैं। और आज भी हम ये इस पे बहस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बस मिली नहीं मिली, या उनकी तरफ से बस मिली कि नहीं मिली, या फला आदमी ने स्क्रीनशॉट भेज दिया, फला ने वो कर दिया। हम कर क्या रहे हैं? मेरे पास भी बहुत सारे तर्क हैं ये गिनाने के लिए कि कौन सी सरकार ने कौन कौन सी गलतियां की और इस गलतियों के जिम्मेदार कौन है। लेकिन जो पार्टी सरकार में है, जो सत्ता में है, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा, या विपक्ष से पूछा जाएगा, या किसी होनोलुलु के किसी आदमी से पूछा जाएगा, या आशुतोष से पूछा जाएगा। किससे सवाल पूछा जाएगा? जनता किससे सवाल करेगी? नरेंद्र मोदी जी को 303 सीट देकर इस देश की जनता ने अगर पूछा है, अगर उनको इतना सम्मान दिया है, आज जब इतनी बड़ी क्राइसिस है तो लोग मोदी जी से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर योगी जी को 300 से ज्यादा सीट देकर जिताया है तो लोग ये सवाल पूछेंगे ना कि भाई 56 दिन हो गए, आपने उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए क्या इंतजाम किए हैं? कभी आप रास्ता बंद कर देते हैं, कभी आपके आदमी प्रवासी मजदूरों को लाठियों से पीटते हैं और कोई यह नहीं पूछता है रास्ते में आपने कभी देखा कि सरकार की तरफ से उनको खाने पीने का इंतजाम किया गया है? कहीं आपने देखा? ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है।
इन नेताओं को शर्म नहीं आती है? ये जो कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, जो मुख्यमंत्री के पदों पर बैठे हुए लोग, जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए लोग हैं, क्या इनके घर का अगर कोई आदमी फंसा होता तो क्या ये करते? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोटा में जब फंसे हुए थे तो इसी उत्तर प्रदेश के यहां से बसें गई थी लाने के लिए, और जब हरिद्वार में फंसे हुए थे गुजरात से बसें आई थी उनको ले जाने के लिए, क्योंकि वो संपन्न परिवारों के लोग थे, समर्थ परिवारों के लोग थे, वो शायद अंग्रेजी बोल लेते थे। ये जो बेचारे 300 रुपए 400 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये इनको भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया, और इनके लिए कहा जाता है कि आप जो ऑनलाइन भरिए, जिन बेचारों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनसे कह रहे ऑनलाइन भेजिए, ऑनलाइन भेजने के बाद जो है आप अपनी स्क्रीनिंग कराइए, स्क्रीनिंग कराने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट लेकर आइए, सर्टिफिकेट लेने के बाद तब आप रेलवे स्टेशन पर जाइए। मतलब मजाक बना रखा है, हो क्या रहा है इस देश के अंदर। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो राजधानी से चलता है, वो ऑनलाइन अपनी बुकिंग कराता है, उसी टिकट को दिखाता है, रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको सरकार कह रही है कि हमने 20 लाख करोड़ का हमने वो दिया है। अरे अगर 20 लाख करोड़ को दिया तो फिर ये बेचारे भाग क्यों रहे हैं? इनको कौन बरगला रहा है? जिनके पेट में दाना नहीं होता है उनको कोई बरगला नहीं सकता है, और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातें करते हुए। ठीक है, आशुतोष ने अपना पॉइंट रखा। हर्षवर्धन, 56 दिन हुए, ये बात बिल्कुल सही है। आखिर ऐसी क्या दिक्कत है, इतना बड़ा देश और उतने सुविधा संपन्न हम हैं, चाहे हमारा केंद्र हो चाहे हमारा राज्य सरकारें हो, कि आपके पास ट्रेनें हैं, आपके पास संसाधन हैं, आपके पास एनडीआरएफ जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास बसेस हैं, उनके फ्लीट्स हैं, लेकिन क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि अभी भी हम इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाए, जबकि इससे बाहर निकलना कोई बहुत बड़ा टास्क इंडिया एज ए कंट्री नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर विपिन जी, ये इतना बड़ा काम नहीं था, और शायद ये काम जिसको कहते हैं कि हम अगर सचमुच अगर राजनीति न कर रहे होते तो ये हो गया होता। लेकिन मुश्किल ये है कि भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है, और वहां कोई भी काम, कोई भी फैसला कोई प्रधानमंत्री लेगा, उसके बाद उसे नीचे राज्यों को लागू करना होता है। और इसमें अभी ठीक है, अभी हम भावुक होकर भाषण देने लगे और मैं भी खड़ा होकर चिल्लाने लगूं तो बड़ा अच्छा लगेगा। गरीबों की चिंता नहीं कोई कर रहा है। क्लास विभाजन भी कर दिया आशुतोष जी ने कि वो बड़े लोगों के घर के बच्चे थे। बड़े लोगों के नहीं थे भाई, हमारे आपके सबके घर के बच्चे कोटा में जाते हैं, और बच्चे जो रहते हैं जहां पढ़ने के लिए वो अपने माँ बाप से दूर, और जब उनको कोई पढ़ाई नहीं, जब कोचिंग संस्थान बंद हो गए हैं, तो उनकी तुलना कृपा करके जो मजदूरी करने के लिए जो अपने घर परिवार के साथ जाते हैं उनसे न करें। लेकिन ये कहते हुए मैं ये कतई नहीं कर रहा हूं, और मैं पिछले 20-25 दिन से एक सुझाव लगातार दे रहा था, और जिसको निश्चित तौर पर राज्य सरकारें ही करेंगी, ये केंद्र सरकार नहीं करेगी, राज्य सरकारें ही करेंगी, कि अपने यहां अपने डीएम जिलाधिकारी को एक निर्देश बस देना था कि आप अपने जिले की सीमा पर बस लगाइए, अपने जिले से दूसरे जिले की सीमा तक छोड़ दीजिए। इतना सामान्य सा काम था, और बहुत अच्छा है कि एकमात्र अगर सरकार ने किसी ने 3 दिन पहले दिया, हालांकि वो भी 3 दिन पहले ही निर्देश आया है योगी आदित्यनाथ का, तो 3 दिन पहले ही निर्देश आता है कि अब ये सभी जिलाधिकारी करेंगे, और सारे जिलाधिकारी कर रहे हैं। लेकिन आप मुश्किल समझिए, ये अभी मैं कांग्रेस के और भाजपा के प्रवक्ता जब लड़ रहे थे तो उन दोनों लोगों के पास बहुत ढेर सारे स्क्रीनशॉट होंगे, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं, जब हम कहते हैं विपक्ष से हम सवाल पूछेंगे, तो क्या राजस्थान में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में, पंजाब में, इन सभी जगहों पे विपक्षी सरकार में है क्या कि उससे सवाल नहीं पूछ पाएंगे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, या उनके उस वक्त थोड़ा सा उनको दिक्कत होने लगती है, उस वक्त भाषण देने लगते हैं? अरे भाई, बड़ी सामान्य सी बात है कि सबसे हृदय विदारक दुर्घटना यूपी में जो हुई औरैया में, उसमें जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी, और अखबार की रिपोर्ट है, वो कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैंने नहीं पढ़ा है, उसमें साफ है कि उसमें उन लोगों के मुंह से बताया जा रहा है जो लोग बच गए, कि भरतपुर के संगमरमर खदान के मजदूर, और उनको राजस्थान की पुलिस ने बस से उतारकर ट्रक पे बिठा दिया। अब आप बताइए कि क्या कांग्रेस के जो नेता हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इस वक्त ये करना था? इस वक्त भी उनको अपनी लॉन्चिंग की राजनीति करनी? मुझे लगता है कि जब आप किसी भी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं तो एकदम वो जायज है, लेकिन भैया सरकार मत चुनिए ना, ऐसा काम मत कीजिए। जनता देख रही है, आज के समय में सब कुछ इतना साफ है, पहले जैसा नहीं रहा कि हम एक कुछ बोलेंगे और वही दुनिया में भाषण की तरह एक चला जाएगा कि हमने कुछ उपदेश दे दिया। अब उपदेश का समय नहीं है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बेहतर कर रही है, उसमें और बेहतर होना चाहिए। अगर नीचे प्रशासन के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो उनकी कमी की जानी चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा विपिन जी, अब जब लॉकडाउन 4 हो गया
जिसको मैं कह रहा हूं कि लॉकडाउन है ही नहीं। अगर आप ध्यान से पूरा निर्देश पढ़ें तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के ट्रेनों को चलाने का एक समय सारणी एक देनी चाहिए। अब कोई भी कहीं जाए, आप स्टेशन पर स्क्रीनिंग कराइए, लेकिन किसी को आप रोक के और ये कहिए कि फलाना तो चला गया, जो चला गया उसके लिए तो सरकार भगवान हो गई, और जो बेचारा सड़क पे खड़ा लाठी खा रहा है उसके लिए ये दुनिया की सबसे खराब सरकार हुई। मतलब मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार को ये वाला बंद कर देना चाहिए कि फलाना जगह से पीयूष गोयल जी कहें कि हम इतनी ट्रेन मांग रहे हैं, कांग्रेस कहे कि अरे हमारे राज्य में तो गई ही नहीं। मुझे लगता है ये वाला तमाशा बंद करना चाहिए कांग्रेस और भाजपा को, और देश भर में जहां से जो जाना चाहता है उसके लिए ट्रेनों की सुविधा दीजिए। आप ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि देखिए ये अभी स्थिति है, हम नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई कहीं से कहीं जाए, लेकिन सरकारें चुन चुनकर आलोचना करने से और ज्यादा हालात खराब होंगे। ये नेताओं की लॉन्चिंग का समय नहीं, महामारी का समय। ठीक है, इस पूरी डिबेट का एक एंगल और है, और वो हमें डॉक्टर के अग्रवाल बताएंगे। डॉक्टर अग्रवाल, अब जबकि हम लॉकडाउन फेज 4 में आए हैं, और जैसा हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे और हम भी जान रहे हैं कि अब ये काफी सारी ढीलों के साथ आया है, काफी सारी आपको सुविधाएं दी गई हैं कि आप ये भी खोलिए, लोगों का आवागमन बढ़ेगा, कामकाज बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था के लिए वो चीजें की जा रही हैं। लेकिन जो मूवमेंट है, जितना बड़ा मूवमेंट है, जो मजदूर जा रहे हैं या दूसरे लोग भी जा रहे हैं, और एक ऐसे वक्त में जब आज का आंकड़ा हम देखें तो अब तक का सबसे बड़ा नंबर 5000 प्लस में आया है, तो टेक्निकली मुझे बताइए, एक डॉक्टर के तौर पे मुझे बताइए कि इस समय जो ये माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर है, ये कितना सुरक्षित है? सिर्फ 2 चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग हमारे भारतीय सिटीजन, मैं इनको माइग्रेंट नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ये हमारे सिटीजन हैं। जो भारतीय सिटीजन एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना चाहते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करी क्योंकि वो मेरे से फ़ोन के ऊपर में, मेरी काउंसलिंग फ़ोन के ऊपर में आते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हो, तो उनका बड़ा सिंपल आंसर था, और उनका सिंपल आंसर ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग के समय में हम शहरों में रह ही नहीं सकते, क्योंकि जिस कमरे में हम रहते हैं वहाँ 10 लोग रहते हैं। अब 3 से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग में रह नहीं पाएंगे। वो 3 लोग 10 लोगों का खर्चा नहीं दे पाएंगे, ना वो रहेंगे ना हम रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए कमरे नहीं हैं, हमारे लिए जगह नहीं है। दूसरा, हर ऑफिस में जहां हम काम करते हैं अगर 6 फीट की डिस्टेंसिंग होगी तो हमारे लिए कोई स्कोप नहीं है। जितनी मर्जी सरकारें कह ले कि आप यहाँ रुकिए, हम खाना देंगे, वो हमें नौकरी नहीं दे सकते, बिकॉज नौकरी में 6 फीट की डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें जाना ही होगा, और ये मेडिकल फैक्ट है। अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको अभी 44 दिन के अंदर में भेज देना चाहिए था। अभी तक हमारे पास बहुत समय था। लॉकडाउन पे टाइम पे आपको मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे आपको डीकंजेस्ट करना पड़ेगा शहरों को, तो उनको आपने प्यार से इज्जत के साथ में भेज देना चाहिए था, अभी भी भेज देना चाहिए। नंबर 2, हम बार बार परेशान हो रहे हैं कि हमारे नंबर बढ़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं बढ़ेंगे। आप लोग रोज लिखते हैं कि हमारा डबलिंग टाइम 13 दिन हो गया है, तो जो आज 5000 नए केस आए हैं, अगर ये बीमारी कंट्रोल नहीं आई तो 13 दिन के बाद में 10,000 आएंगे कि नहीं आएंगे। जब तक हमारा डबलिंग टाइम 40 दिन 50 दिन या केरला की तरह नहीं होगा, अगर पूरे 50 दिन के अंदर में हमने अपना डबलिंग टाइम 10 दिन से 14 दिन लाया है या 13 दिन लाया है, तो अगले 13 दिन के बाद में ये 5000 के केसेस 10,000 अपने आप होंगे। इसमें आश्चर्य की बात क्या है? ये 10,000 नहीं होंगे तो 13 दिन में नहीं होंगे तो 15 दिन में होंगे। केसेस तो बढ़ेंगे, और जैसे जैसे आप ढील देते जाओगे, जिस तरीके का जो सिनेरियो आप दिखा रहे हो, ये केसेस 13 दिन 14 दिन के अंदर में डबल होने हैं। जब ये 20 होंगे तो और 13 दिन के बाद डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो वो चिंता का विषय नहीं होगा? नहीं, मैंने ये नहीं बोला जी, मैंने ये नहीं बोला। कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से इनको भेजोगे, इस तरीके से भीड़ इकट्ठी होने दोगे, तो ये कम होने वाला नहीं है। इसको कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, जिस तरीके से आप भीड़ दिखा रहे हो, तो मैं उस भीड़ के सिनेरियो में मैं देख रहा हूँ कंट्रोल कैसे होगा।
अभी लॉकडाउन के बाद में भी अगर हमारा डबलिंग टाइम सिर्फ 13 दिन का है, इसका सीधा तो मतलब डॉक्टर है साहब, कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन तो नहीं डॉक्टर कर साहब रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की जो अवधारणा है वो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा टफ है। एक दिन देश में ट्रेन चली और अगले दिन ट्रेन को बंद करना पड़ा। हजारों शिकायतें आई कि ट्रेन के अंदर जाने तक तो फिर भी लाइनें थी, अंदर जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग जीरो हो गई। जी, अगर हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होगा और अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो ये जो डबलिंग टाइम 13 दिन का है, ये हर 13 दिन में हमारे केसेस डबल करता रहेगा। इसे आप रोक नहीं सकते। एक ही तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते तो मास्क। और याद रखिए, हमारे यहाँ पे तो 90% गलती कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पढ़े लिखे लोग। मास्क पहनते हैं, जब बात करना चलते हैं तो बात नीचे उतार देते हैं। उस टाइम बात करते हुए तो बीमारी फैलती है, जब आप बात नहीं कर रहे तो बीमारी नहीं फैलेगी। जो भी आदमी मास्क कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये मास्क पहन रखा है। अब मैं बात करूंगा तो यूं करके बात करूंगा। अगर मैंने यूं करके बात किया, बीमारी फैलानी होगी तो मैं फैला दूंगा। इस मास्क का पहनने का मतलब ही कोई नहीं है अगर मैं बात करते हुए मास्क को उतार रहा हूँ तो। अगर आप, जैसे बाकी कंट्रीज में हो रहा है कि अगर आपका मास्क नाक से नीचे दिखाई दिया तो आपको 3 साल की जेल, ऐसे कई कंट्रीज में हो रहा है। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, मैं ये नहीं कह रहा फियर लेकर आओ या एजुकेशन लेकर आओ या फियर लेकर आओ या लोगों के अंदर में जागरूकता पैदा करो। अभी अगर पुलिस वाले आप जो दिखा रहे हो कि लोगों को मार रहे हैं, इससे क्या होगा? लोग तो ढीठ होते जाएंगे। ऐसे सिनेरियो दिखाने की क्या जरूरत है हमारे को कि लोग पुलिस वाले मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है। प्यार से लोगों को समझाना है। इस वक्त में या डर हटाएगा या डर भगाएगा या प्यार भगाएगा। आप लोगों को प्यार से समझाओ और ये लोग मानेंगे। अगर आपने सिर्फ लोगों को डराना है या फिर आपने उनकी बात नहीं सुननी तो ये डबलिंग रेट से ये 5,000 10,000 होगा। अब लिख के रख लीजिएगा कि 13 दिन नहीं होंगे तो 14 दिन के अंदर में होगा जी। क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद भी अगर हमारे केस डबल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे हैं। योग वशिष्ठ में बोलता है जो 5% पब्लिक करती है, 95% पब्लिक को ही करती है। ठीक है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 5% से ज्यादा लोग डिसिप्लिन्ड आज की डेट में नहीं है और वो मास्क का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक और बड़े सवाल को जन्म देता है सर कि अगर सिर्फ 5% लोग इस देश में डिसिप्लिन्ड हैं और हम फेज 4 में चले गए हैं जहां पर हम लॉकडाउन से बाहर जा रहे हैं, तो यहां से हालात क्या बनेंगे? और फिर मजदूरों की समस्या तो हमारे सामने खड़ी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ सॉल्यूशन की तरफ जाए कि आखिर होगा क्या। एक बड़ा वक्त तो निकल गया, हम कुछ कर नहीं पाए अभी तक या समस्या को उस लेवल तक नहीं ले जा पाए जहां पर उसका समाधान नजर आता। अब यहां से आखिर कैसे समस्या ठीक होगी? क्या इस पर राजनीति करना सही रहेगा या मिलजुल के कोई हल निकाला जाए ताकि जिनको भी घर पहुंचना है वो घर पहुंच पाए और जो नंबर की हम बात कर रहे हैं, जिसकी चिंता कर रहे हैं, उस पर भी ज्यादा असर ना पड़े। थोड़ा मुश्किल काम होगा लेकिन कैसे होगा, चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आवाज अड्डा में आज चर्चा हो रही है लॉकडाउन 4 पर, आज जिसमें तमाम तरह की छूट अब दे दी गई है। काफी हद तक देश अब कोरोना से बाहर निकलने के लिए तैयार है, मतलब इस तरीके से कि अपने काम काज शुरू करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो अभी भी मुंह बाएं खड़ी है। मसलन जो प्रवासी मजदूरों की समस्या है उसके दृश्य रोज हमें दिखाई देते हैं और ये क्या कोरोना के इस क्राइसिस के बीच और लगातार बढ़ते नंबर्स के बीच हम उन सारी चीजों का पालन कर रहे हैं, उन सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं जिस चीज के लिए बेसिकली ये पूरी लड़ाई है, जिस चीज की जंग जीतने की जरूरत है। इन तमाम चीजों के बीच यहां बातचीत जारी है। जेटली साहब, एक सवाल जो है वो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि 44 दिन में जो डिसीजन हो जाना चाहिए था, अब तो करीब 2 महीने होने आ गए। तो क्या सरकार के अंदर इस तरीके का कोई मंथन, कोई प्लानिंग नहीं हो रही थी या उस लेवल पे नहीं हो रही थी जहां पर ये होता कि इस समस्या से हम, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े दिनों बाद ये आभास हो चला था कि लोग फंसे हुए हैं, अब ये जाने की जिद करेंगे या इनके लिए जाना जरूरी होगा, उनकी अपनी समस्याएं होंगी, शायद भोजन पानी से लेकर एक डर जो मन में होगा, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या उसके लिए कोई एक सॉलिड प्लानिंग या कोई सॉलिड तंत्र काम नहीं कर रहा था? मैं विपिन जी एक बात बताना चाहता हूं, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे शब्द जरूर कड़वे हो सकते हैं लेकिन सच्चाई उन्हीं बातों में निकलेगी आपकी।
हम कर क्या रहे हैं, हम हॉकी लेके उतर रहे हैं और कबड्डी का मैच खेलना शुरू कर देते हैं। हम चर्चा जब करते हैं तो ये बात भूल जाते हैं कि हम चर्चा किस बात को लेके कर रहे हैं। और देखिए बहुत बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठ के वीर रस की कविताएं भी सुना रहे हैं, लेकिन मैं अच्छा लगता अगर ये वीर रस की कविताएं उन बातों के लिए सुनाई जाती जिससे हम कोविड की लड़ाई भी लड़ पाते। आप बताइए, जहां पर आज बात हो रही है कि मजदूरों, जो मजदूर जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार क्या करिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आंकड़े बदल जाते हैं। आंकड़े अगर 300 होते हैं तो वो 3000 पे पहुंच जाते हैं और वह व्यवस्था बिगड़ जाती है। यहां पर यह बात आ रही है कि आप मजदूर वो गर्मियों की छुट्टी में अपने घर नहीं जा रहे हैं, वो उस वक्त पे घर जा रहे हैं जिस वक्त पे एक महामारी फैली है जिसका नाम कोविड है। अभी डॉक्टर साहब ने 2 बातें कही। डॉक्टर साहब ने कहा तो उनको घर भेज देना चाहिए, दूसरी डॉक्टर साहब ने कहा कि लगभग 5000 की एवरेज से केस भी बढ़ रहे हैं, मतलब हमें केस भी कम कर रहे हैं और उनको घर पे भी भेजना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है और कड़े कानून बनाने हैं जिसके तहत हमारे मुंह पे मास्क भी होना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें जो हम एक साथ करते हैं ना, सारी मांग एक साथ रखते हैं, उसमें कहीं पे भी ना तो हम कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ पाते हैं, ना हम मजदूरों की बेहतरी कर पाते हैं। आप बताइए, जितनी दिनों से यहाँ डिबेट चल रही है टीवी चैनल के ऊपर, आप बताइए एक भी बुद्धिजीवी ने या किसी पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को रखा कि मैं उन गरीबों की आवाज उठा रहा हूं जो गरीब अपने घर पे बैठा और उसके पास राशन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सिंगल कॉल के ऊपर आरएसएस की संस्था ने घर पे जाके 15-15 दिन का राशन एक व्यक्ति को पहुंचाया। मैं तो कहता हूं कांग्रेस को कहना चाहिए, अगर वो सक्षम नहीं थे तो इस बार इस महामारी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते कि हम संघ का सहारा ले लेंगे, हम आरएसएस का भी सहारा ले लेंगे। सरकार तो अपनी योजनाओं के तहत पहुंचा ही रही है। और स्मार्टफोन की बात करी अभी आशुतोष जी ने, आशुतोष जी को थोड़ा सा अपडेट होकर आना चाहिए था। जिन मजदूरों को 1-1 हजार रुपया मिल रहा है वो स्मार्टफोन के थ्रू नहीं मिल रहा है, उनके सिंपल मोबाइल पे ओटीपी आता है और 1000 रुपया उनको 15 दिन का मिलता है जिससे वो अपना राशन खरीद सके। अब तो राशन भी सरकार दे रही है। उसके अलावा रोजगार, फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं, पूरी फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, सभी को लाइसेंस दे दिया गया, पूरी तरह से काम शुरू हो गया। ऑड इवन के तहत दिल्ली में और बाकी राज्यों के अंदर बाकी दुकानें भी खुल गई हैं। तो जब आपको रोजगार यहां मिल रहा है, आपको राशन यहां मिल रहा है और हमने कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हम बार बार इस बात को भूल क्यों जाते हैं अपनी चर्चा में। तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, इस डिबेट में अब खेल एक ही खेले। अगर हॉकी लेके उतरे तो हॉकी खेले, अगर कबड्डी खेलने आए तो कबड्डी खेले। या तो कोविड की बात कीजिए, या सोशल डिस्टेंसिंग की बात कीजिए, या उस गरीब पे घर पे राशन की बात कीजिए, उसे पैसे की बात कीजिए, या मजदूर जो सड़क पे चल रहा है उसकी बात कीजिए। आप सारी बातों की मांग एक साथ रखते हुए कंफ्यूज करके सरकार को भी कंफ्यूज करते हैं, उस गरीब मजदूर को भी कंफ्यूज करते हैं, उसे समझाने की कोशिश नहीं करते कि आप जहां हैं वहीं रहिए। अरे मैं कहता हूं, अगर ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अगर ये कोविड गांव में पहुंच गया तो कितनी बड़ी महामारी होगी इसका अंदाजा लगाइए आप जी। और गांव में पहुंच रहा है। गांव में पहुंचाने वाले कैरियर कौन है? गांव में पहुंचाने वाले कैरियर ये बुद्धिजीवी और राजनीतिक दल है जो बार बार इस बात की मांग उठाते हैं कि इनको घर पहुंचाइए, जो बार बार अपनी सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं। क्यों नहीं खड़े हो जाते सामने उनका सहारा बन के? क्यों नहीं बोलते हम आपके घर में आपको सारी सुविधाएं देंगे, आप बाहर मत निकलिए, कोविड के खिलाफ लड़ाई है। तो मैं इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हाथ जोड़ के दोनों पार्टियों से, बुद्धिजीवी दलों से भी, कि अब मुद्दे की बात पे आइए। मुद्दा आपने कहा सोल्यूशन क्या है? जी आशुतोष, सोल्यूशन यही है जो कड़वा है। मैं धारा के विपरीत चल रहा हूं। जो कड़वा है, कड़वा ये है कि जो जहां है वहां रहे, हमें उनकी सेवाओं के लिए आगे आना चाहिए, कोई भी राजनीति। ठीक है, तो यहाँ पर जेटली साहब ने क्लियर किया कि ये एक थॉट लाइन है कि जो जहां है वहीं रहे और उसको वहीं पर सुविधाएं या राशन जो भी है वो उपलब्ध करा जाए। आशुतोष, नहीं देखिए, अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि भाई सरकारों को भी कंफ्यूज मत करिए। अब ये क्रक्स है पूरी बातचीत का, यानी सरकार टीवी देख के कंफ्यूज हो जाती है। अगर ऐसा है तो फिर भगवान ही मालिक है इस सरकार का और इस देश का और यहाँ के तमाम राज्यों का। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ और बड़ी पूरी फैक्ट के साथ बोलना चाहता हूँ। देखिए, इस सरकार के पास कोई प्रवासी मजदूरों को लेकर कोई नीति थी नहीं। आपको याद दिला दूं, 31 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में जब ये सवाल पूछा गया, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, तो अगले दिन तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एट द 11 AM देयर इज नोबडी ऑन द रोड, दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड बाय द होम सेक्रेटरी। यानी उस वक्त नोएडा, बीज और यूपी के बॉर्डर पे जो सारा हंगामा हो रहा था, एकदम एग्जैक्ट फिगर उन्होंने दी कि कोई भी आदमी अब सड़क पे नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो सड़क पर थे उनको मेडिकल किट्स दिए जा रहे हैं, उनको खाना दिया जा रहा है और अब चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर क्या हुआ। 28 अप्रैल को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है
जहां सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देनी होती है, तुषार मेहता जी से बोबडे साहब पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की पॉलिसी है कि हम इन मजदूरों का मूवमेंट नहीं होने देंगे। वी आर अपोज टू द मूवमेंट ऑफ दीज प्रवासी वर्कर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बोबडे साहब ने दोबारा सवाल पूछा, उन्होंने यह कहा कि भाई आपकी माइग्रेशन पॉलिसी क्या, ये तो मुझे बता दो। तब तुषार मेहता को जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा राज्य सरकारों से कंसल्ट करके हम आपको पॉलिसी बताते हैं। यानी पूरे के पूरे 35-36 दिन तक केंद्र सरकार के पास प्रवासी मजदूरों को लेकर कोई पॉलिसी नहीं थी। और अचानक जब वो कहते हैं आई अपोज टू मूवमेंट, अचानक आप देखते हैं कि उसी एक दिन के बाद सरकार कहती है कि नहीं हम तो बसेस चला रहे हैं। सरकार कंफ्यूज थी। फिर 2 दिन के बाद कहती है हम ट्रेन चला रहे हैं। फिर 3 मई को कहती है कि हम जो है करीब 36 लाख लोगों के रेलवे के टिकट्स बन जाते हैं। और फिर पता चलता है कि टिकट्स नहीं, ये रेलें नहीं चलेंगी। अब आप सोचिए कि स्थिति कहां पे है। सरकार कहती है कि भाई मजदूर बेचारा जो गरीब मजदूर है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं सकता है, उससे आप कहते हैं कि आप ऑनलाइन जाके फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद जो है उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराइए जहां से आप आए हैं। यानी अगर आप बिहार के हैं और आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो बिहार के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर उसके बाद वहां से जब आपको अपडेट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका टिकट कब है और कब आपको जाना है। ठीक है, आप इस देश के मजदूर से उम्मीद कर सकते हैं ये बात। अगर इतना भारत अगर इवॉल्व कर गया है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। तो दिक्कत क्या है कि यहां की सरकारों को अगर आप थोड़ी सी भी आलोचना कर दीजिए तो तमाम लोग टिड्डी के दल की तरीके से कूद पड़ते हैं और आपको डिस्क्रेडिट करने का काम करते हैं। जरा थोड़ा सा लोकतांत्रिक अपने अंदर प्रवृत्ति को रखिए, लोगों की बातों को सुनने का मादा रखिए। ठीक है, और अगर नहीं रख सकते हैं तो सरकार में मत रहिए। जी हर्षवर्धन त्रिपाठी, तो दो बातें यहां पर। एक जो राजीव जेटली साहब कह रहे हैं कि आप उनको वहीं रहने दीजिए, उनको वहीं सारी सुविधाएं लेकर आइए, और दूसरा तर्क जो है वो आशुतोष दे रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर हम दोनों ही तर्कों को माने और तीसरे एंगल पे देखें मजदूर, तो जब अगर ऐसा हो रहा है, या तो ऐसा हो नहीं रहा था, और अगर हो रहा था तो फिर भी बहुत सारे लोग हमें सड़कों पर चलते हुए क्यों दिखाई देते, क्यों निकले, आखिर क्या दिक्कत थी, क्या मजबूरी थी कि जब उन्हें सब सुविधाएं मिल रही हैं तो भी वो अपनी जगह छोड़ के जाना चाहते हैं, जानते हुए कि ऐसा करके वो कैरियर बनेंगे। नहीं विपिन जी, पहली बात तो ये कि सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। अगर मिल पा रही होती तो शायद वो न जाते नंबर 1। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं और इसको बहुत साफ, इसको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा भ्रम है भी नहीं अगर ठीक से देखा जाए तो। पहली बात तो ये कि जब पहला 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत क्लियर कट पॉलिसी थी, प्रधानमंत्री के उद्बोधन में बहुत साफ था, जितने डायरेक्टिव्स थे वो क्लियर थे कि किसी को कहीं से कहीं जाने की इजाजत नहीं देनी है, और वो किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से मैं ये अब नहीं कहूंगा कि किसने क्या किया या क्यों किया, देश के कई राज्यों में और दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा दिल्ली में जो एक साजिशी सिद्धांत चला कि भागो भागो और माइक से अनाउंसमेंट जैसी खबरें आई और डीटीसी बसों के छोड़ने की खबरें आई, उसने दुनिया भर के अखबारों में, भारत के ही पत्रकारों ने लिख दिया कि 1947 से बड़ा माइग्रेशन, बड़ा एकदम बंटवारे जैसे हालात हो गए। यानी उनको दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोग वो भारत पाकिस्तान की आजादी के बंटवारे जैसे लगे। यहां आकर असली समस्या खड़ी होती है जिस पर शायद कोई बात नहीं करना चाहेगा, या कहें कि मुंह चुराएंगे लोग जो तथ्य नहीं जानते हैं। उसी समय से देश के अलग अलग हिस्सों में, और वो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा या कांग्रेस या मिलीजुली, हर सरकार में मजदूर सड़क पर आ गया। अब ये वहां की राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी। पहले 21 दिन के बाद जब केंद्र को भी पता चला, तो मेरा ये मानना है, और उसको मैं बहुत कैटेगरिकली कह रहा हूं, कि केंद्र सरकार को अब राज्य सरकारों से बात करके ये 300 ट्रेन मांगो, 200 ट्रेन मांगो, ये वाली कबड्डी खेलना बंद कर देना चाहिए। ये जवाबी कव्वाली का समय नहीं है। मजदूर के पास काम नहीं है, वो जिस राज्य में है वो राज्य उनको ठीक से नहीं संभाल रहे हैं, राशन पानी उनको कहीं और मिलना है, और इसलिए वो राशन के लिए और उसकी जगह वहां जा रहे हैं जहां उनको वो सब मिल पाएगा। अब इसका संकट आप समझिए, एक तरफ तो वो मजदूर है जो लगातार भाग रहा है और जो रास्ते में लाठी खा रहा है या मुश्किल में है, और दूसरा वो मजदूर है जो 20-25 दिन गांव रह गया है, अब वहां वो गांव में पटकी पटका शुरू कर दिया है, गांव में फौजदारी के मुकदमे शुरू हो गए हैं, और अब वो फिर से कह रहा है
कि हमको भागना है। इसका नमूना कब देखने को मिला? हरियाणा में 1.5 लाख उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूरों ने कहा कि हमको वापस जाना है, और जहां उनको फैक्ट्री खुलनी है वहां फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग नहीं है। मेरी जो औद्योगिक इकाइयों में ढेर सारे उद्योगपतियों से बात होती है, तो मेरी जो मुश्किल है कि कोई भी पार्टी ठीक से बात नहीं कर रही है, कोई भी बुद्धिजीवी ठीक से बात नहीं कर रहा है। आप समझिए, सरकारें अब नहीं रोक सकती मजदूरों को, इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ बात करके, और एक जो इस लॉकडाउन 4 का एक क्लॉज जो मुझे सबसे अच्छा लगा, ये जो रेड जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट ये राज्य करेगी, ये नहीं। असली क्या है, 2 राज्य अगर आपसी सहमति बना लें, वो दोनों के बीच में बसें चल सकती हैं। अब इसमें समस्या कहां है? आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ से महाराष्ट्र के मुंबई या नागपुर बस नहीं जाए, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हरियाणा, उत्तर प्रदेश दिल्ली, ऐसे ही दिल्ली भी दूसरे राज्यों के साथ, ऐसे ही सारे राज्य अपने अपने राज्य के बगल के राज्य से कर ले। जैसे मैंने सुझाव दिया था कि जिले पर अगर जिलाधिकारी तय कर ले तो वो ये कर सकते हैं, तो ये काम आसानी से हो सकता है। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा, जो प्रवासी मजदूरों के लिए भी कहूंगा, आप अगर जा रहे हैं तो 14 दिन के क्वारंटीन के लिए भी तैयार रहिए। ऐसी ढेर सारी खबरें मुझे मिल रही, मैं देश भर के जो क्वारंटीन सेंटर पे अधिकारी लगे उनसे बात करता हूं, तो वहां लोग आते हैं और भाग जाते हैं, जिनका थोड़ा सा भी प्रभाव होता है। और उत्तर प्रदेश बिहार में तो सब प्रभाव वाले होते हैं, दरोगा से लेकर डीएम तक सबकी जान पहचान। जी जी, तो कोई न कोई जुगाड़ लगा के वो क्वारंटीन केंद्र से भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पूरा सॉल्यूशन है, अगर ठीक से बात करना चाहे, वरना आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई लंबी चलाइए। अब आपको मजदूर चाहिए, इंडस्ट्री शुरू करनी है, वरना ये 20 लाख 21 लाख करोड़ का पैकेज किसी काम नहीं आएगा अगर उद्योग शुरू नहीं हुए और वहां मजदूर नहीं मिला तो। राजीव रंजन साहब, एक बड़ी मात्रा में जो प्रवासी मजदूर बिहार से भी बहुत संख्या में जाता है, जो काफी हद तक वहां लौट कर भी आया है, अब चाहे उनको वापस लौटने पे क्वारंटीन करना है या फिर उसको अगर अपने काम पे वापस जाना है तो वहां वापस भेजना है, क्या आपकी इस मामले में दूसरे राज्यों से कोई समन्वय के तौर पर बातचीत हुई है? क्या उसके लिए कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क है? क्या उसके लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई उसके लिए एक योजना बनाकर रखी गई है कि इसे कैसे हैंडल करेंगे? देखिए विपिन जी, सबसे पहली बात तो ये कि 1 सप्ताह का लक्ष्य हमारा है कि देश के किसी भी राज्य में जो हमारे श्रमिक हैं वो बिहार आए, चाहे वो स्पेशल ट्रेन के जरिए आए या आसपास के राज्यों से वो बसों के जरिए लाए जाएंगे। हम लोगों ने आग्रह किया है मजदूरों से भी कि वो ट्रकों पर चढ़ करके और पैदल चलने के बजाय अपनी बारी का इंतजार करें। वैसे स्टूडियो बहस में मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, इसलिए कि इतने महत्वपूर्ण विचार सामने आए हैं और मैं समझ सकता हूँ कि इनके बीच से रास्ता निकालना किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने स्किल सर्वे कराना शुरू कर दिया है और इसके जरिए हम उनके हुनर के आधार पर रोजगार उनको देने का फैसला कर चुके हैं और लगातार राज्य में जो इकाइयां हैं और अलग अलग राज्यों में जो औद्योगिक घराने हैं, सूरत के भी कई वस्त्र उद्योग के निर्माताओं से बात हो रही है कि वो बिहार में यूनिट्स लगाएं। हमारे श्रमिक काफ़ी मेहनत करने वाले लोग हैं, अगर अपनी धरती पर वो काम करने के लिए तैयार होंगे तो निश्चित तौर पर जो अनुभव है देश के दूसरे राज्यों में इस संकट की घड़ी में जो कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया है, तो इस राज्य में हो सकता है ये राज्य हमारे राज्य के लिए टर्निंग पॉइंट भी बने, जब हम ये क्या इतनी जल्दी हो जाएगा सब? अपनी क्षमता का दोहन बेहतर तरीके से करके उन्हें इस राज्य में ही हम समायोजित कर पाएंगे। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं क्या ये इतनी तुरंत हो जाएगी कि आप उन्हें रोक लेंगे? क्योंकि उनके लिए तो हर रोज की रोजी रोटी का सवाल है। नहीं, हम किसी को रोकेंगे नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। इस देश में अलग अलग राज्यों की अलग तस्वीर है। अगर महाराष्ट्र की ओर से बाजाप्ता ये कहा जाता है कि जल्द से जल्द बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग बुला लें, तो वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि बिहार के मजदूरों को मत बुलाइए, हम उनको यहाँ पर हर सुविधा देंगे और उनको यहाँ रहने दीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बाजाप्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिख करके जो राशि हम लोगों ने वहाँ मजदूरों पर व्यय करने के लिए उन्हें भेजी थी, उसको उन्होंने
मतलब स्वीकारने से इनकार करते हुए हमारी भावनाओं ठीक का है, क्योंकि सम्मान मेरे पास समय थोड़ा तो कम ये रह अलग गया है। अलग राज्यों की अलग जी ठीक तस्वीरें है, हैं। चरण सिंह सापरा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सापरा साहब, एक सवाल के साथ ही आ रहा हूं कि चाहे पंजाब हो या फिर राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, जहां पर आप हैं पावर में, वहां पर की क्या प्लानिंग है? क्या आप लोगों ने कोई प्लानिंग तैयार करके रखी है? क्या आप लोगों ने कोई एक व्यवस्थित योजना बनाई है कि कैसे इन विस्थापित मजदूरों को काम भी देंगे, आसरा भी देंगे और उन्हें बीमारी से भी मुक्त रखेंगे? देखिए, सर्वप्रथम आपको बता दूं कि ये जितने भी ये श्रमिक हैं, इनके मन में एक भय आ गया है कि हमारे गांव में कोरोना नहीं है, शहरों में कोरोना है, इसलिए ये गांव की तरफ भाग रहे हैं और इनको कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कहा कि रुक जाइए, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा, लेकिन ये रुके नहीं और मतलब सभी को इनका अरेंजमेंट करना पड़ा, ट्रेनें बसें सब चलानी पड़ी। महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इनको आज तक भी कहा है कि आप यहाँ रहिए, हम आपकी पूरी व्यवस्था करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर रोज 8.5 लाख लोगों का खाना बनता है, उनको पहुंचाया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र से आज तक 250 ट्रेनें जा चुकी हैं यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल वगैरह के लिए, और आने वाले शनिवार तक 200 ट्रेनें और जाएंगी। इसके अलावा 15,000 बसों ने ऑलरेडी अलग अलग जिले से उनको अपने अपने राज्यों के बॉर्डर तक पहुंचा दिया है। तो सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन मेन विफलता या कंफ्यूजन क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि हम कंफ्यूज हो गए हैं, आशुतोष जी ने भी उसको सहमति जताई कि सरकार कंफ्यूज हो गई है। सवाल यह है कि हमारे संविधान में प्रावधान है, ये 7th शेड्यूल में आपको दिखा रहा हूं, संविधान का आर्टिकल 246, और ये कहता है लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, जिसमें केंद्र सरकार की क्या क्या जवाबदारियां हैं। इसमें 81वें नंबर पर है, 81 नंबर पर, कि इंटर स्टेट माइग्रेशन और इंटर स्टेट क्वारंटाइन ये केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि उनको फ्रेमवर्क बनाना है। अब ये माइग्रेशन पॉलिसी 56 दिन तक नहीं बनी, कोई फ्रेमवर्क नहीं बना, केंद्र सरकार बाकी तमाम सारी चीजों में। ठीक है सर, क्योंकि समय मेरे पास समाप्त हो रहा है, आखिरी सवाल आप छोड़ रहे हैं तो मैं जेटली जी से इस चर्चा का अंत करूंगा। जेटली जी, चाहे माइग्रेशन करना हो, चाहे उनको वहीं पर रोकना हो, असली समस्या यह है कि मजदूर जो बहुत बड़ी तादाद में है, वो जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, वो क्योंकि हम टीवी पे ये देखते हैं रोज ये दृश्य, वो हर कोई फील कर रहा है। चाहे आप उन्हें वहीं रोक के काम दीजिए, उन्हें आसरा दीजिए, आश्रय दीजिए, खाना दीजिए, या उनके घर जाने का प्रबंध कीजिए, लेकिन कोई एक क्लियर कट चीज जरूर होनी चाहिए ताकि इस तरह की जो समस्या एकदम हर दिन बड़ी होती जा रही है उसका समाधान हो जाए, क्योंकि लड़ाई इससे ज्यादा बड़ी है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं विपिन जी, हमारे लिए चुनौती सबसे बड़ी है। कंफ्यूज हमें कोई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कंफ्यूज टीवी पे बैठ करके करते हैं लोगों को। 3 वर्टिकल है, जो सरकार कर रही है वो इन राजनीतिक पार्टियों को नहीं करना है। हमें कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, पूरी चर्चा सुन लीजिएगा, वापस रिपीट होगा आपका प्रोग्राम, आप देखिएगा। इसमें किसी ने भी, एक भी राजनीतिक पार्टी ने या ये जो बुद्धिजीवी बैठे इन्होंने कहा हो कि हमारी लड़ाई कोविड के खिलाफ है। पूरी डिबेट के अंदर कहीं कोविड की चर्चा नहीं करी। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, गर्मियों की छुट्टी में नहीं जा रहे हैं, कोविड की लड़ाई के चलते वो बेचारे मजदूर सड़क के ऊपर है। अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप उन्हें घर में भेजना चाहते हैं या उनको सड़कों पर रहना चाहते हैं या उनके बीच में बैठ करके नारे लगाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई कोविड के खिलाफ है, इसलिए सरकार इस चुनौती को स्वीकार करती है कि मजदूरों को चाहे घर पे रखे, उनको राशन दे, उनको पैसा दे, उनको सारी सुविधाएं दे, उनको रोजगार दे, चाहे उनको हम ट्रेन के थ्रू उनके घर पे भेजें। ये दोनों दायित्व हमने ही निभाने हैं। तीसरा दायित्व यह है कि हम लोगों को चैनल पे बैठ के इन लोगों का जवाब भी देना है, जो लोग घर पे बैठ करके केवल ट्वीट करते हैं या घर पे बैठ करके चैनल पे बैठ करके अच्छे अच्छे नारे लगा लेते हैं, हमें इसका भी जवाब देना है। तो हमारी लड़ाई तो हमें पता है कि किसके खिलाफ है, हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी गंभीर हो, क्योंकि कांग्रेस के कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके की उलझुल बयानबाजी नहीं कर रहे हैं जितनी उलझुल बयानबाजी इनके राष्ट्रीय अध्यक्षा कर रही है या प्रियंका गांधी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। वो लोग मैच्योर हैं क्योंकि वो लड़ाई का हिस्सेदार है, वो भागीदार है। ठीक है सर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, तो आपने लोगों के पास भी आ जाए। 3 मोर्चों की बात की सर, तो तीसरा मोर्चा हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये चलता रहेगा। लेकिन जो 2 शुरुआती मोर्चे आपने कहा कि चाहे वो मजदूर अपने घर पे रहे या जिस शहर में है वहां रहे या उनके पैतृक गांव या घर भेज दिया जाए, किसी भी परिस्थिति में उनका ख्याल रखा जाएगा। और यही देखने वाली बात होगी कि क्या आगे चलते हुए ये जो मजदूर हैं, जो कहीं भागते हुए, चलते हुए, पिटते हुए या उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो भी दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, वो अब बंद होने चाहिए। उनको
उनकी रोटी, उनका रोजगार दोनों उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई, जैसा हमने कहा, इससे बड़ी लड़ाई है और वो भी हमारे साथ इसमें कोरोना वॉरियर्स हैं, वो अलग थलग नहीं पड़ जाएं। आप सभी का फिलहाल इस कार्यक्रम में बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए, और CNBC आवाज पर खबरें आगे जारी रहेंगी। नमस्कार।